हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है अपनी क्लास नंबर 4 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसके अंदर हम मुख्यतः आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने जो एक विधि है या एक जो तरीका है आवेश को उत्पन्न करने का, घर्षण द्वारा आवेशन, वो पढ़ लिया था। इस लेक्चर में बेसिकली हम ये दो जो विधियां हैं, एक तो चलन द्वारा आवेशन और दूसरा प्रेरण द्वारा आवेशन, और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें कि अगर कोई भी वस्तु है तो उसके ऊपर आवेश को लाने के और तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके, जिसमें पहला तरीका है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला कौन सा है भाई? घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है। दूसरा जो अपना तरीका है वो है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा कौन सा है भाई? चालन द्वारा। और तीसरा जो तरीका है वो है अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। ये तीन तरीके हैं। क्या है भाई? तीन। तो किसी वस्तु के ऊपर इन तीन तरीकों से हम आवेश को लेके आ सकते हैं। लेकिन इन तीनों तरीकों से आवेश तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? तो हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही डीपली पढ़ा था, आपके याद हो तो, क्या कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहता है कि भाई आवेश को उत्पन्न होने का या आवेश के आने का जो कारण है वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। याद हो तो पिछली क्लास के अंदर अपन ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर। तो देखो, किसी वस्तु के ऊपर और आवेश जो है वो इन तीन तरीकों से लाया जा सकता है। ये तीन विधियां हैं, लेकिन तीनों ही तरीकों के अंदर जो मुख्य कारण रहेगा आवेश के आने का वो रहेगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर ये सेकंड, चालन द्वारा आवेशन। क्योंकि जो फर्स्ट है वो तो अपन ने पढ़ लिया था, घर्षण द्वारा आवेशन। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्या था घर्षण द्वारा आवेशन। जब किन्हीं दो वस्तुओं को और परस्पर संपर्क में लाकर और आपस में रगड़ते हैं, घर्षित करते हैं, तो इन दोनों के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी एक पे धन आवेश और एक पे ऋण आवेश। लेकिन याद रखना, इनकी मात्राएं यानी परिमाण बराबर होता है ना, केवल प्रकृति विपरीत होती है। तो विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है, चलो देखें नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है भाई? चालन द्वारा आवेशन। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखें। सेकंड जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है चालन द्वारा आवेशन। और चालन द्वारा आवेशन पढ़ने से पहले इसमें दो तीन बातें काम में आएंगी, पहले अपन वो देख लेते हैं। देखें, चालन द्वारा आवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें देखो हम पढ़ रहे हैं पहले पदार्थों का वर्गीकरण। जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण। तो देखो, पदार्थ को हम और दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। दो भागों में। पहला है चालक पदार्थ। पहला तो कौन सा है भाई? चालक पदार्थ। और दूसरा है कुचालक बोल सकते हो आप, या फिर विद्युत रोधी। दूसरा नाम क्या है भाई? विद्युत रोधी, या फिर अचालक भी बोल सकते हो, अचालक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं कंडक्टर, और इस वाले को बोलते हैं इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। ध्यान से देखना भी। देखो, चालक पदार्थ कौन से होते हैं? तो छोटी क्लासों के अंदर भी चालक और कुचालकों के बारे में आ जाता है, और वहीं को बेस बनाते हुए, उसी चीज को अपन बेस बनाते हुए और आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखना कैसे। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धारा अथवा आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालक वे पदार्थ है जिनके अंदर धारा तथा आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, यानी जिसके अंदर करंट लगेगा भी। ठीक है। और कुचालक पदार्थ वे होते हैं जिसके अंदर धारा अथवा आवेश का जो प्रवाह है वो आसानी से नहीं होता है। वे पदार्थ जिनमें धारा तथा आवेश का स्थानांतरण आसानी से हो जाता है उसे तो कहते हैं अपन चालक पदार्थ। और वे पदार्थ जिसके अंदर धारा अथवा आवेश का स्थानांतरण और आसानी से नहीं होता है उसे अपन कहते हैं कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है। अच्छा देखें, चालक पदार्थों के अगर उदाहरणों की बात करें, अपन चालक पदार्थों के उदाहरणों की अगर बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो ध्यान से देखना, जितनी भी धातुएं हैं, ऑलमोस्ट सारी धातुएं, भाई एक दो अपवाद हैं उन्हें छोड़ दो, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? चालक होती हैं।
ठीक है। अगर हम सबसे अच्छे चालक की बात करें, सबसे बढ़िया चालक कौन सा है, सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा जो चालक है वो है चांदी, सिल्वर। चांदी जो है वो सबसे क्या है, अच्छा चालक है। यानी अगर हम हमारे घर पे और चांदी के तार लगाएं, चांदी के तार, देखो आपको पता है, देखो जो संयोजक तार होते हैं घर पे, है ना, फिटिंग के लिए, लाइट फिटिंग के लिए जो तार काम में आते हैं, आपने देखा हो तो वो कॉपर से बने रहते हैं, लोहे से बने रहते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर अपन चांदी के तार लगाएं तो चांदी के तार के अंदर धारा का प्रवाह बहुत ही आराम से होता है, उसका प्रतिरोध नगण्य होता है, इसलिए बिजली का बिल जो है वो भी कम आएगा। लेकिन चांदी को लगाने से आपको पता ही है क्या होने वाला है, इसलिए चांदी की तार नहीं लगाते, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है चांदी, देखना। तो चांदी जो है वो क्या है, सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। चांदी के अलावा अगर देखें तो सोना मान सकते हो, सोना भी क्या है, एक अच्छा चालक है, अच्छा। और तांबा मान सकते हो, तांबा भी क्या है भी, एक अच्छा चालक है। इन सब की चालकता अच्छी होती है, इनके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तो सबसे अच्छे चालक है। अच्छा, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सबसे इंपॉर्टेंट बात चालकों की क्या है, ध्यान से सुनना भी, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना कि जैसे ये अगर एक चालक है और अभी ये जो चालक है ये उदासीन है, यानी इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अगर आप इसे चार्ज दो तो इस प्रक्रिया को इंग्लिश में तो बोलते हैं चार्जिंग और हिंदी में बोलते हैं आवेशन या आवेशित करना। अगर आप इसे चार्ज दोगे तो वो जो चार्ज है, वो जो आवेश है, वो आवेश इसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मान लो आपने इस चालक को धनावेश दिया, तो वो धनावेश जो है इसके आंतरिक भाग में न रह के केवल इसकी बाह्य सतह पर और एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यानी चालक में आप चाहे कहीं भी आवेश रखें, वो फैल के और कहां पहुंच जाता है, बाह्य सतह के ऊपर। कहां पहुंच जाएगा, बाह्य सतह के ऊपर। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी क्लासरूम के अंदर आप बच्चों को कैसे भी बिठाओ, अगर वो जाके और दीवारों पे बाहर की तरफ, कमरे के अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ दीवारों पे जाके अगर चिपक गए, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बिठाए तो अंदर थे लेकिन चले गए वो बाहर वाली दीवार पे जाके चिपक गए, कमरे की बाहरी दीवार जो बाहरी आवरण है उस पे जाके चिपक गए। तो ये जो गुण होता है किसके अंदर होता है, चालक के अंदर, ठीक है। तो चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि चालक के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रह पाता है, इसलिए चालक के अंदर और कुल आवेश का मान कितना होगा भाई, कितना होगा, 0। क्योंकि आवेश नहीं है इसलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब ये होगा किसी दूसरे आवेश को अंदर लेके जाओगे तो जब कुछ है ही नहीं तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, उसमें लगने वाले विद्युत बल का मान कितना होगा, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इस पॉइंट को हाईलाइट करें क्या, कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के अंदर आवेश का मान 0, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 और चालक के अंदर कोई दूसरा आवेश रखेंगे तो उस पर लगने वाले विद्युत बल का मान भी 0 होता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, सर ऐसा हुआ क्यों? देखें, जैसे मान लो आपने इस चालक को आवेशित किया और आपने आवेश को यहां रखा, देखो, ये देखो, आपने यहां आवेश, ये देखो, यहां रखा। अब होगा क्या, क्योंकि आपको पता है कि चालक के अंदर आवेश जो है वो गति कर सकता है, दौड़ सकता है, चल के, भाग के, दौड़ के, वो कहीं भी जा सकता है वो। तो देखो, प्लस और प्लस में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये वाला आवेश इधर भागेगा, ये वाला आवेश इधर भागेगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, कुल मिला के सब में आपस में प्रतिकर्षण लगेगा और सब दूर दूर भागेंगे। और दूर दूर भागने का मतलब क्या है, ये इधर दूर भागेगा, आके यहाँ चिपक जाएगा, ये दूर भागेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये दूर भागेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये दूर भागेगा, यहाँ चला जाएगा, ये दूर भागेगा, यहाँ जाएगा, और ये वाला दूर भाग के आ जाएगा। तो आप बताओ, आवेश जो आपने अंदर छोड़ा था और वो प्रतिकर्षण बल के कारण कहां चला गया, बाह्य सतह पे चला गया। और आवेश चल सकता है इसीलिए गया है क्योंकि चालक है, चालक में आवेश चल सकता है, ठीक है, इसीलिए गया है। तो ये याद रखना, प्रतिकर्षण बल के कारण ऐसा होता है कि जो आवेश है वो कहां पहुंच जाता है, बाह्य सतह के ऊपर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुचालक पदार्थ की, कौन से पदार्थ की भाई, कुचालक पदार्थ की, ध्यान से देखना अभी। कुचालक पदार्थ में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पदार्थ है कुचालक पदार्थ, और आप इसे आवेशित कर रहे हो, इसकी चार्जिंग कर रहे हो और आपने इसे आवेश दिया, तो आप कुचालक पदार्थ में आवेश को जहां रखोगे
वो आवेश वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बेचारा चल ही नहीं सकता। कुचालक पदार्थों के अंदर धारा और आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, इसलिए आपने जहां आवेश को रख दिया आवेश वहीं का वहीं रह जाएगा। तो समझ में आई बात क्या कि चालक के अंदर तो आवेश केवल बाह्य सतह पर रहता है, इसलिए अंदर आवेश का मान 0 होता है। वहीं अगर कुचालक को अपन आवेशित करें तो उसके संपूर्ण आयतन में आपको आवेश मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुचालक के इन साइड में अंदर की तरफ आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। ये बात क्या है, ये सही नहीं है। तो कुचालक के अंदर आवेश का मान 0 नहीं होता। इसी तरीके से कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या नहीं होगा भाई, 0 नहीं होगा। बात समझ में आई। और ये जो है ये ठोस कुचालक है और ये क्या है, एक ठोस चालक है। इस चीज का भी ध्यान रखा, ठोस है, अंदर से होलो यानी खोखले नहीं है। बात समझ में आई। तो कुचालक के अंदर आवेश जहां रखोगे वहीं रह जाएगा और चालक के अंदर आवेश जो है वो बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल के, है ना। अच्छा, अब देखो प्रतिकर्षण बल तो यहां भी लग रहा है, लेकिन आवेश चल नहीं सकता, इसलिए आवेश फैल के और कहां नहीं जा रहा, बाह्य सतह के ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुना। देखो आपको पीछे वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया था, ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो चालकों में कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? तो याद रखना, चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। ज्यादा संख्या किसकी होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या है? थोड़ी सी ऊर्जा देते ही ये फ्री हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं, ये चलना स्वतंत्र गति स्टार्ट कर देते हैं और आवेश चलेगा तभी तो धारा आएगी। लेकिन अगर कुचालकों की बात करें तो इनके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन। याद हो तो मैंने आपको बताया था वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत ही ज्यादा दूर, यानी आप ऐसे कह सकते हो बाह्यतम कोश के अंदर उपस्थित है, नाभिक से बहुत दूर है, जिनके ऊपर आकर्षण बल का मान क्या लग रहा है? कम लग रहा है। उन्हें तो हम बोलते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन, सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बहुत ही पास में है, सबसे आंतरिक कोश के अंदर है, जिनके ऊपर और आकर्षण बल का मान क्या लग रहा है? सर्वाधिक लग रहा है, उन्हें हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? बद्ध इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो ये अगर ये नाभिक है तो ये सबसे पास वाला कोश, ये उससे आगे वाला, ये उससे आगे वाला, और इसे बोलेंगे बाह्यतम कोश। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके वो जो है वो नाभिक से ज्यादा दूर होगा, इसलिए उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। और जो आंतरिक होगा उसके ऊपर बल का मान क्या रहेगा? ज्यादा। तो ये तो है मुक्त, ये वाला तो है बद्ध इलेक्ट्रॉन और ये वाला है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए धारा का प्रवाह हो जाता है। और इसके अंदर बद्ध इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं, वो चल नहीं सकते, आवेश चल नहीं सकता। इसका मतलब कैसा पदार्थ है? कुचालक पदार्थ। और कुचालकों के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लकड़ी बोल दो, है ना, और प्लास्टिक बोल दो, है ना, कागज बोल दो, ये सब क्या है? ये कुचालकों के क्या है? उदाहरण है। तो आई होप आपके ये पदार्थों का जो वर्गीकरण है समझ में आया होगा। तो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, और दोनों में ये मेन बातें। ठीक है। अच्छा, अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पे, चालन द्वारा। मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु जो है ये पहले से आवेशित है और ये धन आवेशित है। ये क्या है भाई? धन आवेशित। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, लास्ट में अपन इसे परिभाषित भी करेंगे। ये एक वस्तु है जो पहले से क्या है? धन आवेशित है। ठीक है। इस वस्तु के संपर्क में, देखो संपर्क, तो इस वस्तु के संपर्क का मतलब आपको एक दूसरी वस्तु लेके आनी जो इसे टच करवानी है। तो देखो मैं एक और दूसरी वस्तु है, ये एक दूसरी वस्तु है जो अनावेशित है और इसी को मैं आवेशित करना चाहता हूं, और किस प्रक्रिया के माध्यम से, किस विधि के माध्यम से? चालन। तो इस वस्तु बी को वस्तु ए के संपर्क में लाऊंगा। अब संपर्क में लाने के 2 तरीके हो गए। पहला, आप इसे इसके टच करवा दें, ठीक है। दूसरा, आप इन दोनों को एक तार की सहायता से, चालक तार की सहायता से बांध दें। वो बात एक ही है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस वस्तु को इस वाली के संपर्क में लाऊंगा, यानी मैंने इसे इसके ऐसे, ये मान ले, ये मैंने इसे इसके टच करवा दिया। ठीक है। होगा क्या? अब ध्यान से देखना, जब आप एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो होगा क्या? ये आवेशित वस्तु अपना आवेश और किसे दे देगी? अनावेशित वस्तु को। यानी ऐसा का ऐसा आवेश ए ने दिया है, ए पे धनावेश था, इसलिए
धन आवेश जो है वो इस अनावेशित वस्तु के ऊपर भी फैल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके ऊपर धनावेश था, आपने इसे इसके साथ संपर्क में लाए तो इसके ऊपर भी कैसा आवेश फैल गया, धनावेश फैल गया। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, संपर्क या फिर चालन द्वारा आवेशन। इसे क्या बोलेंगे, संपर्क या फिर चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, अच्छा अब ये आवेश यहां से यहां गया क्यों, तो इसका कारण है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल भाई, प्रतिकर्षण बल। अभी डीपली समझेंगे अपन, देखना कैसे। तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो आवेश है वो ए से बी के ऊपर चला गया और जो बी पहले अनावेशित था वो कैसा हो गया, आवेशित। तो अगर मैं कहूं क्या होता है चालन द्वारा आवेशन, तो आप ध्यान से देखना भाई, क्या होता है चालन द्वारा आवेशन, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के कारण और एक समान प्रकृति का आवेश और किस पे फैल जाता है, अनावेशित वस्तु के ऊपर फैल जाता है, वितरित हो जाता है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। कौन सा भाई, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। अच्छा देखिए, देखो क्योंकि इसके ऊपर एक जैसा आवेश आया है, इसका मतलब चालन द्वारा आवेशन कब उपयोगी है, तो समान प्रकृति का आवेश लाने के लिए। कैसा भाई, समान प्रकृति का, जैसा आवेशित वस्तु पे है वैसा का वैसा अगर आवेश लाना हो आपको सेम टू सेम, तो आप कौन सा, चालन द्वारा आवेशन काम में लोगे। वहीं घर्षण के अंदर क्या था, याद हो, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या था कि जो आवेश आता है वो किस प्रकृति का आता है, वो विपरीत प्रकृति का आता है। विपरीत का मतलब एक पे धनावेश और दूसरे पे ऋण आवेश। ठीक है, वहीं इसके अंदर समान प्रकृति का आवेश आएगा। आने का कारण क्या है, यहां एक जैसा आवेश क्यों इसके ऊपर चला गया, तो उसका कारण मैंने अभी बताया आपको, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल भाई, प्रतिकर्षण बल। तो देखें प्रतिकर्षण बल के कारण किस तरीके से इसके ऊपर भी एक जैसा आवेश आ गया, उसे हम डीपली पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। देखें भाई, तो जैसे ये हमारी वो धनावेशित वस्तु थी ए, जिसके ऊपर ये धनावेश था। कौन सा आवेश था भाई, धनावेश था। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि चालक के अंदर आवेश जो रहता है वो केवल बाहर रहता है, बाह्य पृष्ठ पे रहता है, तो यहाँ बाह्य पृष्ठ के ऊपर है। बाह्य पृष्ठ पे वो क्यों पहुंच जाता है, तो प्रतिकर्षण बल के कारण अंदर जो आवेश होता है वो यूं फैल के और बाह्य पृष्ठ पे आ जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अब ये आवेश और दूर क्यों नहीं जा रहा, और क्यों नहीं फैल रहा, तो आप कहोगे कि जो चालक है ना, चालक वस्तु जो है वो वस्तु ही खत्म हो चुकी है, वस्तु यहीं तक ही है, इसलिए जो मैक्सिमम जा सकता है वो दीवारों पे जाके, जैसे भाई बच्चे हैं, बच्चे आपने अंदर छोड़े तो दीवार से आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि दीवार आ गई फिर, तो मैक्सिमम जो है ये इस बाह्य सतह के ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब देखना आप, जैसे ही मैंने इसके संपर्क में किसे लेके आया भाई, एक अनावेशित वस्तु को लेके आया, तो इस आवेश को आगे जाने के लिए क्या मिल गई, जगह मिल गई। इस आवेश को आगे जाने के लिए क्या मिल गई भी, जगह मिल गई। और अब ये आवेश इससे प्रतिकर्षण, इससे इसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो पहले तो ये यहीं पहुंच रहा था, लेकिन अब और दूर जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो आप ऐसे समझ लो, मान लो ये एक छोटा सा क्लासरूम है ना, प्लेग्राउंड टाइप, ये छोटा सा क्लासरूम है। इसके अंदर कोई बच्चा जो है, इसके अंदर जो कोई बच्चा है वो आराम से खेल रहा है, तो उसकी लिमिटेशन हो गई। क्या लिमिटेशन हो गई भाई, कि ये जो बच्चा है इस क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकता, खेलेगा तो इसके अंदर ही खेलेगा, है ना। तो जो भी चीज खेल रहा है वो इसके अंदर ही खेल रहा है। लेकिन मान लो कि इसी के साइड में एक और क्लासरूम बना दिया जाए ऐसे, और इस बीच वाली दीवार को हटा दिया जाए, तो अब बताओ क्या इस बच्चे के खेलने की जो जगह थी, है ना, वो अब और ज्यादा फैल चुकी है, वो और ज्यादा हो चुकी है। क्योंकि पहले आप इसी कमरे के अंदर खेल रहा था, अब इसके अंदर भी जाके खेलेगा आराम से। तो इसका जो एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड ये और बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। वही सेम चीज किसके अंदर हुई है, इस चालन द्वारा आवेशन में। जो आवेश पहले ए पे था वो प्रतिकर्षण बल के कारण केवल बाह्य सतह पे पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही आपने इसके संपर्क में दूसरा चालक बी और लेके आए, तो ये जो आवेश है जो यहां था ये और ज्यादा फैल के और यहां पहुंच गया। वैसे मान लो ये वाला जो आवेश है ये इससे प्रतिकर्षित हो रहा है, इसलिए ये फैल के और यहां आ गया। ये वाला जो है ये फैल के और यहां आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे ऐसे तो सर ये सारा ही आवेश इधर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रक्रिया कब तक चलती है, देखिए कब तक चलती है। मान लो कि ए पे 100 कूलम आवेश था, कितना था, 100 कूलम आवेश, सारा यूं प्रतिकर्षित हो रखा था। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो आवेश है इसे जगह मिली, ये इधर आ गया। इसका मतलब पीछे ए पे बचा 99 और इस पे आ गया 1।
ठीक है। अब इधर की तरफ 99, इधर की तरफ क्या है 1। आप ऐसे मान सकते हो कि इस क्लासरूम में तो 99 बच्चे बचे हैं और इस क्लासरूम में 1 बच्चा बचा है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा बच्चा है वो इधर आने की कोशिश करेगा क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब आप देखिए इधर जो है 99 बच्चे हैं, 99 में से 98 प्लस 1 कर लो आप इसे, तो एक बच्चा इधर आने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो 98 बाकी जो है इसके ऊपर धक्का लगा रहे हैं और उधर से रोकने की कोशिश कौन करेगा? ये एक कूलम उधर से रोकने की कोशिश करेगा, पर चलेगी किसकी? 98 वाले की चलेगी। इसलिए दूसरा आवेश भी इधर ही आएगा, तीसरा भी इधर ही आएगा, चौथा भी इधर ही आएगा और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? यानी आवेश ए से बी तक कब तक जाता रहेगा? तो आप ऐसे कहोगे कि जब तक दोनों के ऊपर आवेश का मान क्या नहीं हो जाए बराबर। तो इधर भी 50 हो गया, इधर भी 50 हो गया। अब देखो ए के ऊपर भी 50 कूलम, बी के ऊपर भी 50 कूलम। अब इधर वाला 1 कूलम आवेश इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इधर भी 50, इधर भी 50, 50 50 क्या हो गए? बराबर हो गए, संतुलित हो गए, तो बराबर प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। अब वो उधर नहीं जा पाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो चालन की प्रक्रिया है ये कब तक चलती रहेगी? यानी बी पे आवेश कब तक आता रहेगा और कितना आवेश आएगा? तो आप कहोगे हम दो वस्तुओं को संपर्क में लाए हैं और कुल आवेश 100 कूलम था, तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों के ऊपर आवेश की मात्रा क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। बात समझ में आई? तो इस तरीके से प्रतिकर्षण बल के कारण इस एक आवेश और कहां चला गया? बी के ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज और है। अगर कई बच्चे मेरे से ये पूछे कि सर जरूरी थोड़ी है कि भाई 2 ही वस्तुएं संपर्क में आए, 3 वस्तुएं भी तो संपर्क में आ सकती है। बात तो सही है। देखें, अगर मान ले एक साथ 3 वस्तुएं, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु और ये तीसरी वस्तु, एक साथ तीनों, एक साथ बोल रहा हूं, अलग अलग नहीं, एक एक करके नहीं, एक साथ तीनों। जैसे ये 3 मार्कर है, एक साथ संपर्क में आ जाए, एक साथ, तो तीनों वस्तुएं एक साथ संपर्क में आई है, ए, बी और सी, ठीक है। और पहले जो आवेश था वो केवल ए के ऊपर था और जैसे मान लो ए के ऊपर जो आवेश था वो था 90 कूलम। बी भी अनावेशित था और सी भी अनावेशित था और आप बी और सी की क्या कर रहे हो? आप बी और सी की चार्जिंग कर रहे हो, यानी इन्हें आवेशित कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसे इन दोनों को एक साथ एक के संपर्क में लाओगे तो होगा क्या? देखो, जो ए है वो आवेश को भेजेगा बी की तरफ भी और सी की तरफ भी, और कितना कितना भेजेगा वो ध्यान सुना, तीनों के ऊपर आवेश की मात्राएं क्या नहीं हो जाए? एक समान नहीं हो जाए। यानी चालन के पश्चात इस पे भी 30, इस पे भी 30 और इस पे भी 30 कूलम क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर आपने ये किया कैसे? तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो मैंने ये देखा ए पे 90 कूलम है, बी पे आवेश है नहीं, सी पे आवेश है नहीं, तो कुल कितना आवेश है? तो कुल था 90 कूलम था। और अब मुझे तीनों को 3 हिस्सों में बांटना है, 90 को 3 हिस्सों में बांटना है, बराबर बराबर। तो आप क्या बोलोगे कि 90 को और कितने से भाग दे दिया? 3 से, और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया बताओ भाई? ये आ गया 30 कूलम। कितना आ गया? 30 कूलम। तो इस पे भी 30 कूलम, इस पे भी 30 कूलम और इस पे भी 30 कूलम। कुछ बात समझ में आई? ये होता है चालन द्वारा आवेशन। तो देखो हम एक फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं कि भाई चालन द्वारा आवेशन में अनावेशित वस्तुओं पे कितना कितना आवेश आता है। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो कुल आवेश लिख लो, कुल आवेश कितना है। तो ध्यान से देखना, आप क्या कहोगे कि कुल आवेश कितना है और नीचे वस्तुएं कितनी है उससे उसे क्या दे दो? भाग दे दो। कुल आवेश निकाल के वस्तुएं कितनी है उससे उसे क्या दे दो? भाग दे दो। तो प्रत्येक वस्तु के ऊपर क्या आ जाएगा? आवेश आ जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो Q चालन से कितना आवेश आएगा, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले निकालो कुल आवेश। क्या निकालो? कुल आवेश। तो 1 2 3, इन तीनों के आवेश को जोड़ दो, कुल आवेश आ जाएगा। यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और नीचे वस्तुएं कितनी है उससे क्या दे दो? भाग दे दो। अब देखो यहां तो 3 थी, जरूर तो ये 3 ही हो। अगर ये प्रोसेस आगे चले, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लास्ट n तक चले, तो n वस्तुएं होंगी, तो सबका आवेश जोड़ो और नीचे n से ही क्या दे दो? भाग दे दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये है आवेश, चालन में आवेश ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आप सभी कमेंट बॉक्स में और इस एग्जाम्पल का आंसर मेरे को बताएंगे। देखो जैसे एक वस्तु तो ये है ए, ठीक है, इसके ऊपर मान लो 20 कूलम आवेश है। एक वस्तु ये है बी जिसके ऊपर 10 कूलम आवेश है, और एक वस्तु ये है सी, ये सी, और इसके ऊपर मान लो जैसे -15 कूलम आवेश है, -15 कूलम। तीनों को एक साथ संपर्क में लाएं तो बताओ
तीनों के ऊपर चालन के पश्चात कितना कितना आवेश आ जाएगा। ठीक है, तरीका मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं चार वस्तुओं को है ना एक साथ संपर्क में लाया, चार वस्तुओं को एक साथ क्या लेके आया, संपर्क में लेके आया चार वस्तुओं को। इसके ऊपर 8 कूलम आवेश था, इसके ऊपर 12 कूलम आवेश था, ये वाला जो है इसके ऊपर 7 कूलम आवेश था, 7 कूलम आवेश था। ठीक है, और इसके ऊपर 1 कूलम आवेश था। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप बताओ, जैसे ही सारों को संपर्क में लेके आए, सबको संपर्क में लेके आए, जैसे सारों को संपर्क, तो कितना कितना आवेश इनके ऊपर आ जाएगा चालन के पश्चात। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ दो, 12 और 8 20, 7 27 और 1 28, तो कुल तो आवेश आ गया 28 बटा कितनी है 1 2 3 4, 4 से कहते दो भाग, तो यह आ जाएगा 7। तो प्रत्येक वस्तु में कितना कितना आवेश आ जाएगा 7 7 कूलम। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? एक साथ संपर्क में आ रही है। देखो यही जो प्रश्न है ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये एक वस्तु है ए, ये एक वस्तु है बी, पहले ए को बी के संपर्क में लाए, यानी 8 को 12 के संपर्क में लाए, तो आप बताओ इन दो को ही संपर्क में लाए तो टोटल कितना होगा 20, 20 में 2 का भाग दे दो, तो इस पे भी 10 इस पे भी 10। ठीक है, फिर ऐसे कहते ए को बी से हटा के फिर बी को सी के संपर्क में लाए, तो बी पे अब 12 नहीं है, बी पे अब कितना है 10 है, और फिर सी पे कितना था वो 7 था, तो 10 और 7 17, और 2 में बांटना है तो 17, और वस्तु कितनी है 2, तो इसमें भी 17 बटा 2 और इसमें भी 17 बटा 2। और अब सी को डी के संपर्क में लाए, तो सी पे अब 7 नहीं है, वो है 17 बटा 2, और ये है 1, इन दोनों को जोड़ो और कितने से भाग दो 2। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि किसे संपर्क में ला रहे हैं आप उसे जरूर देखें, और मेरे को इस क्वेश्चन का क्या बताएं, आंसर बताएं। तो मेरे हिसाब से आपके ये चालन द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है चालन द्वारा आवेशन। किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के जब संपर्क में लाते हैं तो समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षण बल के कारण अनावेशित वस्तु के ऊपर फैल जाता है। यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है, और क्यों फैलता है ये मैंने आपको डीपली बता दिया। ठीक है, अब देखें सर, आपने ये बात तो अभी तक नहीं बताई है कि आपने बोला था कि ये 3 तरीके हैं आवेश उत्पन्न करने की, लेकिन इन तीनों के पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। आप यहां हमें यह भी बताएं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां हो रहा है। आप तो कह रहे हो कि यहां से धनावेश इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन आप हमें बता चुके हो पहले ही क्या कि आवेश उत्पन्न होता ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण है। यहां तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो ही नहीं रहा है। तो देखो वो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना भी सारे। देखो जैसे पहले ये वस्तु थी ए, इसके संपर्क में आप बी को लेके आए। देखो थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं, एक बार रुको, आप देखें थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं अपन। देखो ध्यान से समझना अभी, देखें तो ये वस्तु ए है, और लेट अस सपोज मान लो कि इसके ऊपर ये धनावेश था, ये लो। ठीक है, अब मेरे को एक बात आप बताना, किसी भी वस्तु को धनावेशित क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंदर बताया था कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो उसके ऊपर धनावेश आता है। कितना आता है? जितने वो इलेक्ट्रॉनों क्या करेगी, त्याग करेगी। यानी इस वस्तु के धनावेशित होने का कारण यह है कि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 जो भी है, चलो 10 मान लो, आप 10 मान लो, चलो 10 इसके ऊपर आपको धनावेश नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 10 प्रोटॉन ज्यादा है, 10 प्रोटॉन ज्यादा है। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके ऊपर कम है। ठीक है, अच्छा आपने क्या किया, जैसे ही एक अनावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लेके आए, अब आप बताना मेरे को वस्तु जो है वो अनावेशित क्यों होती है? यानी आप कहोगे इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितने क्या है प्रोटॉन उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी ये तो बैलेंस स्टेट में, संतुलित अवस्था में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। मान लो कि जैसे इसके अंदर 100 तो प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 100 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाली जो वस्तु ए है ये बी को बोलेगी भाई मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। कौन दे दे?
ए मांगी किससे, बी से, क्योंकि इसके पास दोनों संतुलित अवस्था में है। किस अवस्था में भी संतुलित। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, एकदम पूरे बराबर है, पूरे क्या है, बराबर। तो देखो ये क्या कहेगी, तेरे पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं या ज्यादा है, मेरे से ज्यादा है, इसलिए काम कर तेरे वाले इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, जिससे मैं भी किस अवस्था में आ जाऊं, संतुलित अवस्था में आ जाऊं। तो ध्यान से देखना, आप इसे ऐसे समझे, देखो देखना ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां इलेक्ट्रॉन पूरे हैं या ज्यादा है। अब आपको बताए कि हवा जो है, हवा वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, धारा जो है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, अरे है कि नहीं है। जैसे मान लो एक पानी की बाल्टी पूरी भरी हुई है और एक पानी की बाल्टी खाली है, और इन दोनों को पाइप से जोड़ दोगे तो पानी जो है वो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से किधर, बी से ए की तरफ आए हैं। किस तरफ आए हैं भाई, बी से ए की तरफ। क्यों, इस ए की इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए। तो हुआ क्या, ध्यान से देखना, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ पे 10 की कमी थी, यहाँ पे 10 की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब 9 की कमी बची है, और यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां एक की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, फिर यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, यहां 8 की, यहां 2 की, यहां से तीसरा गया, चौथा गया, 5 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो यहां पहले 10 की जो कमी थी, अब वो 5 की कमी बची है। कितनी कमी बची है भी, 5 की। और यहां से यहां पहले दोनों बराबर थे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो यहां भी कितनी कमी हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। अब दोनों की अवस्था में है, देखो दोनों की अवस्था में, संतुलित अवस्था में। तो आप कहोगे इधर से 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो इधर से तो देखो धनावेश क्या हो गया, कम हो गया। इधर से धनावेश क्या हो गया, कम। आप पहले कह रहे थे, पहले ये बोल रहे थे कि उसके ऊपर कितना प्लस है, 10 प्लस था, 10 प्लस। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस था। अब हुआ क्या, क्योंकि वस्तु जो बी थी वो न्यूट्रल थी, उदासीन थी, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो आप बोलोगे जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसमें कितना प्लस आ जाएगा, 5 प्लस आ जाएगा, 5 प्लस। और 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो उसने इस कमी को पूरा कर दिया, 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 इस कमी को पूरा कर दिया। अब ध्यान से देखें, इस वस्तु के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर, ए के ऊपर आपको 5 ही प्लस नजर आ रहा है। पहले कितना था, 10 प्लस, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो अब कितना प्लस बचा, इस पे 5 प्लस बचा, और इससे इलेक्ट्रॉन गए, इसके ऊपर भी कितना आ गया, 5 प्लस आ गया। तो बात समझ में आई कि 5 इलेक्ट्रॉनों के इधर जाने से इसका प्लस तो कम हो गया, और वो प्लस जो है वो इधर आ गया। तो आप ये बोल सकते हो क्या, कि या तो आप ये कह दो कि प्लस उधर चला गया, या फिर आप क्या कह सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से इधर प्लस कम हो गया और इधर प्लस बढ़ गया। बात समझ में आई। प्लस बढ़ने का मतलब इधर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो तो पूरी हो गई, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहां देखिए, आप ध्यान से देखें तो यहां पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यह प्रक्रिया थी चालन द्वारा आवेशन। और आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे कि प्रत्येक वस्तु के ऊपर कितना कितना आवेश आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपना तीसरा जो तरीका है, प्रेरण द्वारा आवेशन। लेकिन दो जो अपने तरीके थे आवेश को उत्पन्न करने के, उनमें आपने नोटिस किया हो कि चाहे घर्षण द्वारा हो चाहे चालन द्वारा हो, हमें दोनों वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाना जरूरी होता है। भाई आप दो वस्तुओं को रगड़ोगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, संपर्क में लाना पड़ेगा। और चालन द्वारा आवेशन में भी क्या था, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में टच कराना जरूरी था। लेकिन जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, उसकी खास बात क्या है कि यहां पे बिना संपर्क के और क्या होगा भाई, आवेश उत्पन्न होगा। अब जैसे सपोज करो, आप देखो ऐसे सोचो, देखो कि जैसे मोबाइल को चार्ज करना है, तो आपने देखा हो तो मोबाइल को आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल चार्जर के साथ में जोड़ना पड़ता है, उसके संपर्क में लाना पड़ता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए जिसके अंदर क्या हो कि कमरे के अंदर मोबाइल का चार्जर लगा हुआ हो और बस आपने मोबाइल को जेब में डाल रखा है और वो चार्ज हो जा रहा है, यानी आप संपर्क में नहीं लेके आए फिर भी उसकी चार्जिंग हो रही है। तो वो वाला कौन सा तरीका होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन सा भी, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी भी वस्तु को, किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया और क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये ए है, ये एक वस्तु ए है, और ये एक दूसरी वस्तु है जो पहले से आवेशित है बी, ये वाली पहले से आवेशित है बी। आपको इस वस्तु को इसके टच नहीं करवाना, क्योंकि टच करा दोगे तो क्या होगा, चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा।
फिर इसका आवेश इसके ऊपर आ जाएगा, यानी धनावेशित हो जाएगी। लेकिन बिना संपर्क मिलाए, कांटेक्ट नहीं करवाना बिल्कुल भी। अगर आप इसके ऊपर आवेश उत्पन्न कर रहे हो और किस प्रकार का, उल्टा, माइनस, देखो वस्तु कैसी है, वस्तु है धनावेशित, लेकिन जिसके ऊपर आवेश ला रहे हो उसके ऊपर आवेश कैसा आया, ऋण आवेशित। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी प्रेरण द्वारा आवेशन। कैसे परिभाषित करोगे, किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही किसी अनावेशित वस्तु के ऊपर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया और क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहलाती है भाई, प्रेरण द्वारा आवेशन। और देखें कि किस तरीके से आप प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर और आवेश उत्पन्न करोगे। मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखें ये वस्तु है, ठीक है, इसके ऊपर आवेश लेके आना है। इसके पास में संपर्क में नहीं, पास में, इसके पास में हम एक ये एक चालक छड़ लेके आए जिसके ऊपर पहले से क्या है, धन आवेश है। यानी ये जो छड़ है, ये तो पहले से आवेशित है। और ये जो वस्तु है, ये वस्तु जो है, ये कैसी है, अनावेशित है। ठीक है, अब मैं इसके टच नहीं कराऊंगा, फिर भी आवेश लाऊंगा। देखना कैसे। पहला प्रश्न, बताओ ये वस्तु अनावेशित क्यों है। कोई वस्तु अनावेशित क्यों होती है, इसमें जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन को मैं प्लस से लिख रहा हूं, देखो प्लस से, जितने इसके अंदर प्रोटॉन है, जैसे मान लो इसके अंदर 8 प्रोटॉन है, तो उतने ही इसके अंदर क्या है, ये डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन है, उतने ही क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्लस होगा, अगर उतना ही माइनस होगा तो वस्तु क्या होगी, अनावेशित। तो ये अनावेशित है। जब आप इस चालक छड़ को इसके नजदीक लेके आएंगे, टच नहीं कर, नजदीक लेके आएंगे, तो चालक छड़ क्या करेगी, क्योंकि ये धनावेशित है, इस वस्तु के अंदर से माइनस को अपनी तरफ खींचेगी। कौन से आवेश को अपनी तरफ खींचेगी भाई, माइनस को। और प्लस को, प्लस में प्रतिकर्षण लगता है, लेकिन प्लस, इसलिए प्लस को क्या करेगी, प्लस को अपने से दूर भेजेगी, दूर। क्या बोला मैंने, माइनस जो है वो खींच के छड़ की तरफ आएगा और प्लस जो है वो इससे दूर जाएगा। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप कैसी हो जाएगी, देखना नेक्स्ट स्टेप ऐसी हो जाएगी। ये तो अपनी चालक छड़ जिसके ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश। ये अपनी वस्तु हुआ क्या, छड़ ने और माइनस को, यानी इलेक्ट्रॉनों को, कितने थे टोटल, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये वाला 8। इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ खींच लिया और प्रोटॉन को 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हें दूर भेज दिया। देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए और प्रोटॉन दूर चले गए। समझ में आई बात, समझ में आई। माइनस को खींच लिया, प्लस को दूर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखना, ये मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि आप वस्तु के ऊपर और किस तरीके से आवेश लेके आओगे। तीसरी स्टेप देखना, तीसरी स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखें कि ये तो प्लस, ये वस्तु पे इधर तो है ऋणावेश और इधर क्या है, धनावेश। इधर क्या है भी, धनावेश। आपने इस धनावेश वाले भाग की और क्या कर दी, अर्थिंग। याद है क्या, पीछे वाले क्लास के अंदर आपको बताया था क्या होती है अर्थिंग, भू संपर्कन। यानी वस्तु के आवेश को और कहां भेजना, पृथ्वी के अंदर भेजना या पृथ्वी को स्थानांतरित करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भू संपर्कन। आप बताएं, वस्तु के धनावेशित वाले भाग को और आपने भू संपर्कित कर दिया, तो ये जो धनावेश है ये सारा का सारा कहां चला जाएगा, ये पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, आप में से कई बच्चे कहेंगे सर आपको क्या पता धनावेश जाएगा, ऋणावेश क्यों नहीं जाएगा। तो मैं कहूंगा ऋणावेश को तो किसने पकड़ रखा है, देखो किसने पकड़ रखा है, छड़ ने आकर्षित कर रखा है। और धनावेश को कहे तू जा जाए कहीं जा, तेरे को मैं क्या कर रही हूँ, प्रतिकर्षित कर रही हूँ। तो माइनस को तो बांध रखा है, प्लस को धक्का मारी कि तू कहीं भी जा, तेरी मर्जी है। तो ये जो धनावेश है ये प्रतिकर्षण बल के कारण इससे प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये और ये कहां चला जाएगा, सारा का सारा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। जिससे क्या होगा, अगली स्टेप में यहां लिख रहा हूं, अगली स्टेप देखना, जिससे क्या होगा, ये तो प्लस, ये वस्तु का ये माइनस और धनावेश सारा कहां चला गया, धनावेश सारा अर्थिंग की वजह से और पृथ्वी के अंदर चला गया। बात समझ में आई। अब आप बताओ अगर मैं ये अर्थिंग को हटा दूं और इधर से ये छड़ को हटा दूं, देखो पहले छड़ नहीं हटानी, क्योंकि पहले छड़ हटा दोगे तो क्या होगा, ये जो ऋणावेश है ये भी हो सकता है पृथ्वी के अंदर चला जाए। ठीक है, पहले क्या हटाओ, ये अर्थिंग हटाओ। तो ये अर्थिंग हटा दिया अपन ने। अर्थिंग हटाते ही क्या होगा, अब जो ये ऋणावेश है, अब ये पृथ्वी के अंदर नहीं जाएगा, तो ये माइनस यहाँ है। ठीक है,
आपने अर्थिंग हटा दी, इधर से छड़ को हटा दो, तो अब क्या होगा, वस्तु के ऊपर और केवल क्या बचेगा, ऋण आवेश, और ये प्रतिकर्षण बल की वजह से चारों तरफ फैलेगा, चारों तरफ फैल गया। बात समझ में आई भाई, यही नहीं रहेगा, प्रतिकर्षण बल की वजह से चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस तरीके से वस्तु जो है वो आपने कैसी बना दी, ऋण आवेशित। ये कंप्लीट प्रोसेस थी, और क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाने की। तो कोई भी वस्तु जो है वो प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे होती है, तो ऐसे होती है। ये चार देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये वाली पांच, ये पांच स्टेप जो है इनसे आप ऐसे समझा सकते हो कि इस तरीके से कोई भी वस्तु जो है वो क्या होती है, प्रेरण द्वारा आवेशित। ठीक है, अब आप ये कहोगे मेरे को कि सर आपने ये कहा यहाँ पे कि भाई वस्तु जो है वो प्रेरण द्वारा आवेशित हो रही है, लेकिन मुख्य कारण तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसमें भी हमें ये समझा के बताएं कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। ध्यान से देखना कैसे। देखो यहां तक तो प्लस इधर आया था, माइनस इधर गया था, इलेक्ट्रॉन वस्तु से स्थानांतरित नहीं हुए थे। यहां भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता, वस्तु के अंदर ही थे। लेकिन यहां देखिए, यहां आपने क्या बोला कि जो प्लस है वो कहां चला गया, वो पृथ्वी के अंदर चला गया। कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर। लेकिन प्लस पृथ्वी के अंदर नहीं गया है। प्लस किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को। तो यहां तो है इलेक्ट्रॉन की कमी। और न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल किस चीज को बताता है कि यहां पे जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। भाई पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है वो उदासीन मान रहे हैं, 0 वोल्ट पे मान रहे हैं अपन। इसका मतलब पृथ्वी जो है उसके जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या है, प्रोटॉन है। अब होगा क्या, पृथ्वी जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को भेजती है इस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे 8 प्लस थे, इसलिए प्लस अंदर नहीं गए हैं। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ आए हैं और इस कमी को क्या किया है, इस कमी को क्या किया है, पूरा किया है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है सर इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों आए, प्रोटॉन क्यों नहीं आए, इलेक्ट्रॉन ही ऊपर क्यों आए। ध्यान से देखना, इसका जो मेन कारण है, देखो चाहे चलन द्वारा आवेशन हो और चाहे प्रेरण द्वारा आवेशन हो, इन दोनों के अंदर कि भाई इलेक्ट्रॉन उधर क्यों गए। याद है क्या, चालन में भी क्या था, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, और इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, तो इधर ही क्यों गए, उधर क्यों नहीं गए। तो इसका कारण चैप्टर नंबर 2 में है। आवेश का प्रवाह होता क्यों है, तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है। कहीं पे विभवांतर जाता है, कहीं पे विभवांतर कम, कहीं पे विभव जाता है, कहीं पे विभव कम है। तो उन दोनों के मध्य क्या है, विभवांतर है, विभव का अंतर, विभव का अंतर। तो ये जो प्रक्रिया है ये विभव में अंतर के कारण होती है। क्योंकि यहाँ धनावेश है, तो धनावेश जो है हमेशा उच्च विभव को बताता है। और यहाँ 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, आप बताओ, धनावेश उच्च विभव को बताता है। जैसे मान लो +2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो +2 बड़ा है, तो ये उच्च विभव पे है और ये निम्न विभव पे है। और आवेश का प्रवाह हमेशा, कौन से आवेश का, धन आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की ओर, और ऋण आवेश का प्रवाह हमेशा निम्न से उच्च की ओर होता है। ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला प्लस नीचे चला गया, प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन नीचे चला गया। तो क्या मैंने वो बात सही बोली थी, बिल्कुल सही बोली थी। क्यों, क्योंकि ये है उच्च विभव पे, ये है निम्न विभव पे, और हमेशा धन आवेश उच्च से निम्न की तरफ गति करता है। ठीक है, दूसरा मैं कहूं इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो एक ऋण आवेशित कण है, और ऋण आवेश हमेशा निम्न से उच्च की तरफ, तो निम्न से उच्च की तरफ। तो मैंने बोला प्लस नीचे चला गया, वो बात भी सही है, और मैंने बोला माइनस ऊपर आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पृथ्वी से वस्तु की तरफ हो रहा है, वो भी सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। तो आप कैसा भी तरीका लगाएं, ऐसा ही देखो चालन वाले के अंदर भी कर सकते हो आप, क्या कि भाई इसके ऊपर धनावेश था, इसके ऊपर बिल्कुल भी आवेश नहीं था, तो ये उच्च विभव है, ये क्या है, निम्न विभव है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा निम्न से उच्च की तरफ भागते हैं, निम्न से, तो इलेक्ट्रॉन इसलिए इधर से क्या आए, इधर आए। बात समझ में आई। वो एक तरीका है, वो हम सेकंड चैप्टर के अंदर मैं आपको दोबारा से ये बताऊंगा। इन दोनों वीडियो का वर्णन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में मैं दोबारा करूंगा। लेकिन आप देखें, आपने जो वस्तुओं के ऊपर आवेश लेके आए हो, तीनों के अंदर ही जो मुख्य कारण है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसे ऐसे भी समझ सकते हो। ध्यान से देखना, एक फनी तरीके से आप इसे कैसे समझेंगे। जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट है और इसके पेरेंट्स ने मेरे को कहा कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता सर, इसे थोड़ा सा क्या कर दो, इसकी थोड़ी चार्जिंग कर दो। चार्जिंग मींस यहाँ चार्जिंग का मतलब पढ़ाई से, पढ़ाई के लिए इसे थोड़ा सा चार्ज करो। तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे देखो तीन तरीके से इसका इंटरेस्ट पैदा करूंगा पढ़ाई को लेके, इसकी चार्जिंग करूंगा पढ़ाई के लिए। देखना कैसे, पहला तो मैं इसे केवल समझाऊंगा दूर से ही, बेटा तू पढ़ाई किया कर, पढ़ेगा तो तू इंजीनियर बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, ना डॉक्टर बन जाएगा। तो यहां मैं क्या है, इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, मैं इसे दूर से ही बस मोटिवेट कर रहा हूं, इसे चार्ज कर रहा हूं पढ़ाई के लिए। तो ये वाला जो तरीका है ये तो है प्रेरण, दूर से ही बिना कांटेक्ट में आए। ठीक है,
दूसरा तरीका देखे, मैं इसे क्या कहूंगा, भाई तेरे वो वाली बात तो समझ में आई नहीं, है ना, अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसके 2 थप्पड़ मार दूंगा, यानी मैं इसके कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं हाथ को। ये वाला जो तरीका है ये क्या है, चालन द्वारा आवेशन। मैं इसके कांटेक्ट में लेके आया तो इसकी थोड़ी सी चार्जिंग हुई, डर के मारे पढ़ने लग गया। और अगर ये बच्चा बहुत ही ज्यादा ढीठ है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, है ना, चाहे समझा लो चाहे 1-2 थप्पड़ मार लो, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जम के कुटाई करूंगा, तू पढ़ाई नहीं करता, तू पढ़ाई नहीं करता, और भूत बुरी तरह रगड़ दूंगा, चारों तरफ यूं रगड़ दूंगा, है ना, बहुत बुरा पीटूंगा। उस स्थिति में क्या होगा, ये पढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब की बार मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। तो ये है घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, वस्तु को आवेशित कर सकते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज आप, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर और थंब का साइन जरूर भेजें, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जरूर से भी जरूर मिले। थैंक यू।